नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सेल्फ शिक्षा। आज हम एक बहुत ही शानदार और गहरी चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। मतलब आज का विषय इतना दिलचस्प है कि कोई भी हैरान रह जाएगा। आज हम देखेंगे कि कैसे एक यूरोपीय व्यापारिक कंपनी भारत की शासक बन गई। हाँ, और इस डीप डाइव के लिए हमारे पास 15 बेहद शानदार विजुअल स्लाइड्स का एक पूरा सेट है। हमारा आज का मिशन है इन सभी 15 स्लाइड्स का क्रमबद्ध तरीके से विश्लेषण करना। मतलब हमें इतिहास के सबसे बड़े कॉर्पोरेट टेकओवर के पीछे के कारणों को डिकोड करना है। एकदम सही। आखिर मसालों की खोज से शुरू हुआ ये सफर एक पूरे उपमहाद्वीप पर कब्जे में कैसे बदल गया? ये कोई साधारण जीत नहीं थी, बल्कि कॉर्पोरेट लालच और हमारी अपनी गलतियों का बहुत बड़ा जाल था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्लाइड 1 में हम देख रहे हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो 1746 से 48 के बीच हुआ था। हाँ, और यहाँ जो विजुअल है ना, इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। इसमें युद्ध पोतों की भारी गोलाबारी दिखाई गई है। बिल्कुल। हेडिंग है यूरोप का संघर्ष और भारत में युद्ध। मतलब क्या लड़ाई भारत में शुरू ही नहीं हुई थी? अरे असल में इसका मुख्य कारण यूरोप में चल रहा ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार का युद्ध था। वहां अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ रहे थे, तो उनका वो झगड़ा यहाँ भारत में भी आ गया। अच्छा, मतलब आग वहां लगी थी और लपटें यहाँ तक आ गईं। बिल्कुल। और इसी बीच हुआ ये कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने मद्रास पर कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में 1748 में एक्सला चैपल की संधि हुई और मद्रास वापस अंग्रेजों को मिल गया। राइट। लेकिन यहाँ बुलेट पॉइंट्स में एक बीपीएससी इनसाइट भी दिया है सेंट थोमे के युद्ध के बारे में। ये क्या था? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। सेंट थोमे के युद्ध में फ्रांसीसियों ने स्थानीय नवाब अनवरुद्दीन की एक बहुत बड़ी सेना को हरा दिया था। वाह, मतलब एक छोटी सी टुकड़ी ने इतनी बड़ी सेना को हरा दिया। हाँ, और यही यूरोपीय सैन्य श्रेष्ठता का पहला स्पष्ट प्रमाण था। इससे साबित हो गया कि आधुनिक हथियार और अनुशासन के सामने भारी भीड़ काम नहीं आती। बहुत ही शानदार लॉजिक है ये। तो इस प्रकार स्लाइड 1 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। एकदम सही। तो अब हम स्लाइड 2 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 2 में हम देख रहे हैं द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो 1749 से 54 तक चला। हाँ, और इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। इसमें दक्षिण भारत के नक्शे पर एक शतरंज की बिसात बिछी हुई दिखाई गई है। शतरंज की बिसात, मतलब ये एक प्रॉक्सी वॉर था ना? बिल्कुल, इसे एक प्रॉक्सी वॉर ही कहेंगे। इस बार ये लोग सीधा नहीं लड़े, बल्कि इन्होंने भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों का फायदा उठाया। यहाँ 2 गुट बन गए थे। अच्छा, कौन कौन से गुट? एक तरफ फ्रांसीसी गुट था, जिसमें मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब थे, और दूसरी तरफ अंग्रेज गुट था, जो नासिर जंग और अनवरुद्दीन का समर्थन कर रहा था। मतलब लड़ भारतीय रहे थे और दिमाग विदेशियों का था। तो इसका निर्णायक मोड़ क्या रहा? अरे टर्निंग पॉइंट था रॉबर्ट क्लाइव का आर्काट का घेरा। ये इतना बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ कि इसने पूरी बाजी ही पलट दी। वाओ! और फिर इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये हुआ कि 1754 में पौंडीचेरी की संधि हुई, लेकिन फ्रांसीसियों ने यहाँ सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल कर दी। वो क्या? उन्होंने अपने सबसे होशियार गवर्नर डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया। अरे ये तो सच में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी। तो इस प्रकार स्लाइड 2 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। बिल्कुल। तो अब हम स्लाइड 3 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 3 में हम देख रहे हैं तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो 1758 से 63 तक चला। और यहाँ जो इमेज है, इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। ये एक सिनेमैटिक टाइटल कार्ड है, जिसमें फ्रांसीसी साम्राज्य के सपने का अंत दिखाया गया है। मतलब यहाँ फ्रांसीसियों का गेम ओवर हो गया था, पर इसका कारण क्या था? इसका कारण फिर से यूरोप ही था। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हो गया था, लेकिन भारत में इसका जो निर्णायक युद्ध हुआ वो था वैन डिवॉश का युद्ध, जो 1760 में लड़ा गया। अच्छा, वैन डिवॉश। इसमें कौन जीता? इसमें अंग्रेज कमांडर सर आयर कूट ने फ्रांसीसी कमांडर काउंट डी लाली को पूरी तरह से हरा दिया। बाप रे! और फिर कोई संधि हुई क्या? हाँ, 1763 में पेरिस की संधि हुई, और इसके साथ ही भारत में फ्रांसीसियों का सपना हमेशा के लिए समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ एक सवाल है कि ड्यूप्ले जैसे शानदार रणनीतिकार के होने के बावजूद फ्रांसीसी हार क्यों गए? खैर, इस प्रकार स्लाइड 3 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। बिल्कुल, और आपके सवाल का जवाब अगली स्लाइड में है। तो अब हम स्लाइड 4 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 4 में हम देख रहे हैं अंग्रेज बनाम फ्रांसीसी का एक तुलनात्मक विश्लेषण। हाँ,
और इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। इसमें शेर बनाम लिली के फूल का लोगो वाला एक बहुत ही बढ़िया तुलनात्मक चार्ट है। इसमें ब्रिटिश सफलता के 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। तो पहला कारण क्या है? पहला है कंपनी का स्वरूप। मतलब ब्रिटिश कंपनी पूरी तरह से स्वतंत्र और तेज थी, वो प्राइवेट थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी पूरी तरह से सरकारी लाल फीताशाही का शिकार थी। अच्छा, मतलब उन्हें हर फैसले के लिए सरकार की परमिशन लेनी पड़ती होगी। और दूसरा कारण? दूसरा कारण थी उनकी नौसेना। ब्रिटिश नौसेना उस समय अजेय थी, जबकि फ्रांसीसी समुद्र में बहुत कमजोर थे। राइट, समंदर पे कब्जा तो सब पे कब्जा। और तीसरा पॉइंट? तीसरा था नेतृत्व। अंग्रेजों के पास क्लाइव और लॉरेंस जैसे कमांडर थे, लेकिन फ्रांसीसियों के पास डुप्ले के जाने के बाद कोई ढंग का लीडर बचा ही नहीं। हाँ, ये तो हमने पिछली स्लाइड में देखा ही था। और आखिरी कारण? आखिरी और सबसे मजबूत कारण था आर्थिक आधार। अंग्रेजों के पास बंगाल का असीमित धन आ गया था, जबकि फ्रांसीसियों के पास आय के साधन बहुत सीमित थे। तो पैसा और पावर दोनों अंग्रेजों के पास थे। तो इस प्रकार स्लाइड 4 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। एकदम सही। तो अब हम स्लाइड 5 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 5 में हम देख रहे हैं व्यापारिक एकाधिकार की जंग के बारे में। हाँ, और इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। इसमें मसाले, रेशम और सोने के सिक्कों का विजुअल दिखाया गया है। मतलब ये सब मुनाफे का खेल था। यहाँ लिखा है कि लक्ष्य सूती वस्त्र, रेशम और शोरा पर पूर्ण एकाधिकार करना था। बिल्कुल। ये जो शोरा है ना, जिसे सॉल्ट पीटर भी कहते हैं, ये बारूद बनाने के काम आता था। इन सब चीजों की यूरोप में भारी मांग थी। अच्छा, तो मतलब जिसके पास ये सामान होगा वो सबसे अमीर बनेगा। एकदम सही लॉजिक। इसीलिए ये संघर्ष सिर्फ व्यापार का नहीं रह गया था। ये लोग अपनी कोठियों की किलेबंदी करने लगे थे और समुद्र में एक दूसरे के जहाजों को लूटने लगे थे। वाओ, मतलब पूरी तरह से माफिया स्टाइल। तो इस प्रकार स्लाइड 5 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। हाँ, तो अब हम स्लाइड 6 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 6 में हम देख रहे हैं व्यापार से राजनीति तक का सफर। मतलब कैसे ये लोग किंग मेकर बन गए। बिल्कुल। और इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। ये एक फ्लो चार्ट है जो पूरी कहानी को डिकोड करता है। शुरुआत होती है करों में छूट के लिए दरबारों में अपना प्रभाव बढ़ाने से। अच्छा, फिर मुगलों के पतन के बाद क्या हुआ? मुगलों के पतन के बाद क्षेत्रीय नवाब आपस में दुश्मन बन गए, जिससे एक राजनीतिक शून्यता आ गई। और इसी शून्यता का फायदा अंग्रेजों ने उठाया ना? हाँ, उन्होंने अपनी भाड़े की यूरोपीय सेना देकर सैन्य हस्तक्षेप शुरू कर दिया। और इसके बदले में वो क्या करते थे? क्या करते थे? वो जीत के बदले भारी धन वसूलते थे और गद्दी पर अपना एक कठपुतली शासक बैठा देते थे। अरे बाप रे, मतलब राजा हमारा पर चाबी उनके हाथ में। तो इस प्रकार स्लाइड 6 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। एकदम। तो अब हम स्लाइड 7 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 7 में हम देख रहे हैं सैन्य शक्ति और किलेबंदी के बारे में। हाँ, और इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। इसमें एक स्टार के आकार के किले का ब्लूप्रिंट और एक आधुनिक तोप दिखाई गई है। ये देखकर तो मैं हैरान हूं। मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज और फोर्ट विलियम कोई साधारण गोदाम नहीं थे क्या? बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से अभेद्य सैन्य अड्डे थे, जहां भारी तोपें तैनात थीं। और यहाँ एक विडंबना भी लिखी है सिपाहियों के बारे में। हाँ, ये सबसे दुखद बात है। यूरोपीय कमांडरों ने हमारे ही भारतीय सैनिकों की फौज बनाई, जिन्हें सिपाही कहा गया। मतलब हमारे ही लोगों को ट्रेनिंग देकर उन्होंने अपनों को ही हरा दिया। ये तो सच में बहुत अजीब और कड़वा सच है। तो इस प्रकार स्लाइड 7 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए हैं। बिल्कुल। तो अब हम स्लाइड 8 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 8 में हम देख रहे हैं भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव के बारे में। और यहाँ जो इमेज है, इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। इसमें यूरोप की ओर सिक्के ले जाता हुआ एक जहाज है और साथ ही हथकरघे पर काम करता हुआ एक बुनकर दिखाया गया है। मतलब ये धन के निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ को दिखा रहा है, राइट? एकदम सही। और यहीं पर एक बहुत ही खतरनाक व्यवस्था का जिक्र है, ददनी प्रथा। हाँ, ये ददनी सिस्टम क्या था? इसमें होता ये था कि कंपनी कारीगरों को काम से पहले ही एडवांस पैसा दे देती थी, लेकिन शर्त ये होती थी कि वो अपना माल सिर्फ कंपनी को ही बेचेंगे, और वो भी बहुत ही कम दाम पर। अरे, ये तो पूरी तरह से एक शोषणकारी प्रणाली थी। कारीगर तो कभी कर्ज चुका ही नहीं पाता होगा। बिल्कुल। और इसी वजह से हमारे विश्व प्रसिद्ध हथकरघा उद्योग का पूरी तरह से पतन हो गया। बहुत ही दुखद।
तो इस प्रकार स्लाइड 8 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। हाँ, तो अब हम स्लाइड 9 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 9 में हम देख रहे हैं समाज और जीवन शैली में आए बदलावों को। और इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। इसमें एक मैप है जो नए शहरों का उदय दिखा रहा है। अच्छा, जैसे कि सूरत, बॉम्बे, मद्रास, मसूलीपट्टनम और कलकत्ता। हाँ, पुराने शहर टूट रहे थे और ये नए शहर व्यापार के केंद्र बन रहे थे। इसके अलावा हमारे समाज पर गहरा सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ रहा था। मतलब वास्तुकला और खानपान में बदलाव आ रहा था। बिल्कुल। और पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के साथ जो ईसाई मिशनरीज आए थे, उन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था को भी काफी प्रभावित किया। लेकिन मेरा एक सवाल है कि क्या भारतीय शासक इस आर्थिक खोखलेपन को समझ नहीं पाए? खैर, इस प्रकार स्लाइड 9 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। आपके सवाल का जवाब अगली स्लाइड में है, तो अब हम स्लाइड 10 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 10 में हम देख रहे हैं भारतीय शासकों की ऐतिहासिक भूलों के बारे में। हाँ, और इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। इसमें 3 चेतावनियों या रेड फ्लैग्स वाला एक बहुत ही इम्पैक्टफुल विजुअल है। तो पहली चेतावनी या भूल क्या थी? पहली थी दूरदर्शिता का अभाव। मतलब हमारे जो मराठा, निजाम और नवाब थे, वो बस आपस में ही लड़ते रहे, उन्हें आगे का खतरा दिखाई नहीं। और दूसरी भूल क्या थी? दूसरी सबसे बड़ी भूल थी नौसेना की उपेक्षा। मुगलों तक ने अपनी कोई नौसेना नहीं बनाई, जिससे पूरा का पूरा समुद्र अंग्रेजों का हो गया। बाप रे, ये तो सच में बहुत बड़ी गलती थी। और तीसरी भूल? हमारी भारतीय सेना अभी भी हाथियों पर निर्भर थी, जबकि दुश्मन के पास आधुनिक तोपखाने थे। मतलब हाथी के सामने तोप, ये तो हारने का परफेक्ट नुस्खा है। तो इस प्रकार स्लाइड 10 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। एकदम सही। तो अब हम स्लाइड 11 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 11 में हम देख रहे हैं बंगाल के बारे में, जिसे कंपनी का सोने का अंडा कहा गया है। और यहाँ जो मैप है ना, इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। इसमें चमचमाती नदियों वाला बंगाल का नक्शा दिखाया गया है। अच्छा, मतलब बंगाल इतना अमीर था? यहाँ लिखा है कि ये पूरे भारत का 60% व्यापार संभालता था। बिल्कुल 60%। और यहीं से शुरू हुआ दस्तक का दुरुपयोग। ये दस्तक क्या था? दस्तक एक फ्री पास था जो 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने कंपनी को दिया था। लेकिन कंपनी के अधिकारियों ने अपने निजी व्यापार के लिए भी इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अच्छा, तो इससे नवाब सिराजुद्दौला को तो भारी नुकसान हुआ होगा? बहुत ज्यादा नुकसान। और यही आगे चलकर उनके पतन का कारण बना। समझ गया। तो इस प्रकार स्लाइड 12 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। बिल्कुल। तो अब हम स्लाइड 12 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 12 में हम देख रहे हैं प्लासी के युद्ध के बारे में, जो 23 जून 1757 को हुआ था। हाँ, और इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। इसमें सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच एक टकराती हुई बिजली दिखाई गई है। इसे एक व्यापारिक सौदा क्यों कहा गया है? मतलब इसके कारण क्या थे? इसके मुख्य कारण थे ब्लैक होल की घटना और कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा की जा रही किलेबंदी, जिसका नवाब ने विरोध किया था। अच्छा, तो युद्ध में क्या हुआ? अरे, युद्ध तो हुआ ही नहीं। ये एक ऐतिहासिक विश्वासघात था। अंग्रेजों ने मीर जाफर, राय दुर्लभ और बैंकर जगत सेठ के साथ एक गुप्त समझौता कर लिया। मतलब नवाब को अपनों ने ही बेच दिया। ये तो पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट घूसकांड था। एकदम सही। नवाब बिना लड़े ही हार गए। वाह, गजब की साजिश थी ये। तो इस प्रकार स्लाइड 12 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। हाँ, तो अब हम स्लाइड 13 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 13 में हम देख रहे हैं प्लासी के परिणामों के बारे में। और इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। हाँ। इसमें सोने के सिक्कों के ढेर पर रखा हुआ एक मुकुट दिखाया गया है। मतलब सत्ता और पैसा दोनों उनके हाथ में आ गए। मीर जाफर को तो बस एक कठपुतली शासक बना दिया गया ना। बिल्कुल। अब बंगाल पर उनका राजनीतिक प्रभुत्व था और उन्होंने बंगाल की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से लूटना शुरू कर दिया। और इसका युगांतकारी महत्व क्या रहा? महत्व ये है कि इसने भारत में मध्यकालीन युग का अंत कर दिया। हाँ। और आधुनिक औपनिवेशिक भारत की नींव रख दी। मतलब गुलामी की शुरुआत हो गई। बहुत ही दर्दनाक टर्निंग पॉइंट था ये। तो इस प्रकार स्लाइड 13 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। एकदम सही। तो अब हम स्लाइड 14 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 14 में हम देख रहे हैं 1498 से लेकर 1757 तक की एक विजुअल टाइमलाइन। हाँ, और इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। ये एक चमकती हुई टाइमलाइन है जिसमें 4 अहम पड़ाव दिखाए गए हैं।
चलिए इसे तेजी से रिकैप करते हैं। 1498 में वास्को डी गामा आया, बिल्कुल फिर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, बिल्कुल। और फिर 1746 से 63 के बीच कर्नाटक युद्ध हुए, जहां फ्रांसीसी बाहर हो गए। और अंत में 1757 में प्लासी का युद्ध, जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एकदम सही क्रम है ये। तो इस प्रकार स्लाइड 14 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिए। हाँ बिल्कुल। तो अब हम स्लाइड 15 की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड 15 में हम देख रहे हैं हमारे इस पूरे बीपीएससी रिवीजन के मुख्य निष्कर्ष। और इस डायग्राम को ध्यान से समझिए। इसमें 3 स्तंभ या पिलर्स दिखाए गए हैं जो पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। तो पहला पिलर है उद्देश्य, मतलब कैसे सिर्फ मसालों की भूख बढ़ते बढ़ते एक पूरे साम्राज्यवाद में बदल गई। बिल्कुल। और दूसरा पिलर है ब्रिटिश जीत। इसमें उनकी अजेय नौसेना, बंगाल का अथाह धन और क्लाइव जैसा कुशल नेतृत्व शामिल है। और तीसरा सबसे चुभने वाला पिलर है भारतीय चूक, मतलब हमारी आपसी फूट और तकनीकी पिछड़ेपन ने मुट्ठी भर विदेशियों को 100 करोड़ के देश पर राज करने का मौका दे दिया। एकदम सही। और प्लासी का युद्ध तो वो चाबी थी जिसने अंग्रेजों के लिए पूरे भारत का दरवाजा खोल दिया। बहुत ही गहराई से हमने इस पूरे इतिहास को समझ लिया है। तो इस प्रकार स्लाइड 15 के सभी पॉइंट्स हमने समझ लिया। बिल्कुल, एकदम परफेक्ट। तो दोस्तों, आज हमने इस टॉपिक को विस्तार से सभी स्लाइड्स के माध्यम से समझा। हाँ, और ये सारी जानकारी आज के समय में भी बहुत ज्यादा प्रासंगिक है। ये हमें दिखाती है कि कैसे तकनीकी रूप से पिछड़ा होना या अंदरूनी फूट होना किसी भी मजबूत व्यवस्था को गिरा सकता है। एकदम सही बात है। हमारी अपनी कमजोरियों ने ही हमें गुलाम बनाया। और इस डीप डाइव को समाप्त करने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न है। वो क्या है? जरा सोचिए, अगर 1600 के दशक में मुगलों ने या फिर मराठों ने अपनी एक विश्व स्तरीय नौसेना या नेवी खड़ी कर ली होती तो क्या होता? तो शायद समंदर पर उनका राज होता और तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक मामूली व्यापारिक कंपनी बनकर ही रह जाती। बिल्कुल, भारत का इतिहास आज कुछ और ही होता। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ इस ऐतिहासिक सफर पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय की गहराई में उतरने के लिए।